साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग पर अभी तक की सबसे बड़ी खबर आ रही और यह बड़ी खबर सीधे प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार है उनकी तरफ से आ रही। उनकी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के बाद जो वित्त पर है उस पर 4 से 9 लाख करोड़ रुपया का बोझ पड़ने वाला है। ये रिपोर्ट आपको एक तरह से ये बताएगी कि आपके वेतन और पेंशन में क्या बढ़ोतरी हो सकती है, क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। साथियों, ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी है जानने के लिए, जहां से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जेब में कितना पैसा आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि मेरा कहना यह है कि जब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है तो बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि वो आर्थिक सलाहकार है, आर्थिक सलाहकार विशेषज्ञ, देश की अर्थव्यवस्था के, देश की तिजोरी के एक तरह से वो वैज्ञानिक है, तो उनकी तरफ से ये एक रिपोर्ट जारी हुई है। तो इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपरों में ये रिपोर्ट खासकर आई हुई है आज के में। आगामी 8वें वेतन आयोग जो वित्त वर्ष 28 में लागू होने वाला है, सरकार के लिए सबसे बड़ी वित्तीय घटनाओं में से एक बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार प्रसिद्ध EACPM के सदस्य नीलकंठ मिश्रा के अनुसार 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन से केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर भारत के सार्वजनिक वित्त पर भारी दबाव पड़ने की संभावना है। मिश्रा का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के तहत संशोधित वेतन और पेंशन का संयुक्त भुगतान 4 लाख करोड़ रुपए से पार कर सकता है। पिछले वेतन आयोगों के क्रियान्वयन में आमतौर पर देखी गई 5 तिमाहियों के बकाया को भी इसमें शामिल कर लेने पर कुल मिलाकर यह राशि लगभग 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं को वित्त वर्ष 28 की तैयारी करते समय इस बोझ का सावधानी पूर्वक आकलन करना होगा। उन्होंने नई दिल्ली में CII इंडियाज 2025 में शिखर सम्मेलन में कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने के साथ राजकोषीय दबाव काफी बढ़ जाएगा। शरण से GDP प्रतिबद्धताओं का पालन करते हुए इसे प्रबंधित करने के लिए सावधानी पूर्वक समायोजन की आवश्यकता होगी। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब भारत वित्त वर्ष 27 से 5 वर्षीय शरण GDP राजकोषीय ढांचे में बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसका विवरण आगामी केंद्रीय बजट में आने की उम्मीद है। मिश्रा ने बताया कि भारत पहले से ही अपने राजकोषीय समेकन प्रयासों में अलग राह पर है और वर्तमान कम मुद्रास्फीति का माहौल अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त समस्याओं का संकेत देता है। यह 8वें वेतन आयोग की भारी लागत के साथ मिलकर सरकार के लिए तीव्र राजकोषीय शक्ति चक्र की गुंजाइश को सीमित कर सकता है। मिश्रा ने वेतन संशोधन प्रतिबद्धताओं को दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 8वें वेतन आयोग का अद्यतन वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों TOR को लेकर श्रमिक संघ और कर्मचारी समूह द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया है। TOR अधिसूचित होने के बाद से ही यूनियनों एक महत्वपूर्ण चूक की ओर ध्यान दिलाया था। पेंशन संशोधन को कोई स्पष्ट उल्लेख न होना इसे पिछली प्रथा से एक बड़ा विचलन माना गया, क्योंकि पिछले सभी वेतन आयोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वेतन और पेंशन दोनों में संशोधन किया जाएगा। इस चुप्पी से यह चिंता पैदा हो गई कि सरकार शायद पेंशन सुधारों को 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखने की योजना बना रही है। 69 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी सेवारत कर्मचारियों के साथ समानता बनाए रखने के लिए संशोधनों पर निर्भर है, इसलिए यह मुद्दा जल्द ही एक बड़ी चिंता का विषय बन गया। कई संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि पेंशन संशोधन को बाहर रखने के लिए अप्रिय मिसाल कायम होने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने अब राज्यसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। एक अंतरांकित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ते, पेंशन आदि पर सिफारिशें करेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि पेंशन संशोधन पहले की तरह आयोग के दायरे में रहेगा। इस स्पष्टीकरण से नवंबर से चली आ रही चिंता कम होने की उम्मीद है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने यह पुष्टि की है कि महंगाई भत्ते या महंगाई राहत DR को
मूल वेतन में मिलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। यह एक लंबे समय से चली आ रही मांग है जिस पर आमतौर पर ध्यान दिया जाता है। जब डीए 50% से अधिक हो जाता है, अब इस तरह के किसी भी कदम पर 8वें वेतन आयोग द्वारा 2027 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विचार किए जाने की संभावना है। साथियों, सीधे तौर पे मैं कहूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, उनकी टीम के सदस्य, उन्होंने कहा कि 4 से 9 लाख रुपए का खर्चा सरकार की तिजोरी पे आएगा, क्योंकि इसके साथ में एरियर भी देना पड़ेगा। इससे एक स्पष्ट हो जाती है एक बात कि कर्मचारियों की जेब में कुछ नहीं आएगा। सीधी सी बात है कि जो पेंशन या वेतन जो बढ़ेगा, वो पेंशन वेतन ज्यादा से ज्यादा 2500 से 5500 रुपए के बीच में रहने की उम्मीद है इससे तो। और जो फिटमैन फैक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा 2.28 तक जाने की संभावना है। अगर हम इनकी इस रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन्होंने कहा कि इससे जो माननीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, इन्होंने चिंता जाहिर की है कि इससे 8वें वेतन आयोग से विकास कार्य रुक जाएंगे, देश के इस पे बोझ पड़ेगा। उन्होंने मतलब इस तरह से इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है कि मतलब पूरे देश का भार सिर्फ एक प्रधानमंत्री या उसके आर्थिक सलाहकारों के ऊपर है। मतलब साफ तौर पे कहना है कि 8वें वेतन आयोग में ज्यादा बढ़ोतरी से देश की तिजोरी, देश के विकास, पता नहीं क्या क्या है, सारी चीजों में फर्क पड़ जाएगा। पर सवाल ये भी उठता है कि जब जीडीपी 8.6 के करीब है और देश की तिजोरी भरी हुई है तो बोझ कहां बढ़ेगा। मतलब जब कर्मचारियों को कुछ देना होता है तभी सरकार की तिजोरी पे बोझ बढ़ेगा। इसका तो मतलब यह है कि इस देश के विकास में कर्मचारियों की कोई भूमिका नहीं है। अगर रेल चल रही है तो वो भी कर्मचारी चला रहे हैं, अगर बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं तो वो भी कर्मचारी हैं, अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो भी कर्मचारी हैं, साफ सफाई कर रहे हैं शहरों के अंदर वो भी कर्मचारी हैं। हर चीज में अगर इनसे काम चलता हो और ये नेता ही देश को चला ले तो मैं कहता हूं कि फिर तो 8वां वेतन आयोग नहीं देना पड़े, मत दो। फिर अगर मैं सिर्फ केंद्र के कर्मचारियों की बात करूं तो 65 लाख से ऊपर है। 65 लाख को घर बिठा दो और ये नेता चला लेंगे, आर्थिक सलाहकार चला लेंगे देश को। देश को अगर कोई चलाता है तो वो चलाते हैं कर्मचारी, ना कि नेता चलाते हैं। हाँ, नेता इस देश की नीतियां बनाते हैं क्योंकि संविधान ने उनको अधिकार दे रखे हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कर्मचारियों के ऊपर ले जाके छोड़ देंगे इसको कि 8वां वेतन आयोग मिलेगा तो देश का विकास रुक जाएगा, ये रुक जाएगा। भाई देश के अंदर लाखों तो नेता हो रखे हैं, कितने हैं? अगर मौजूदा नेताओं की बात करें तो 7,500 के करीब हो जाते हैं पूरे देश के मिला ले तो, विधानसभाओं के, लोकसभा के, राज्यसभाओं के, सबको मिला ले तो। और जो पुराने हैं वो लाखों में हो जाते हैं। तो इनके ऊपर तो एक नेता तो 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन ले रहा है, तब तो देश की तिजोरी पे बोझ नहीं पड़ रहा। फिर उसके बाद में सरकारी गाड़ियां, सरकारी बंगले, सरकारी नौकर चाकर, फिर सुरक्षा कर्मी, तो इनके ऊपर तो करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है अगर हम देखें तो पूरे में। मतलब एक साफ सी बात है कि सरकार ने अपने नागरिकों के प्रति बड़ा दिल दिखाना चाहिए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो या दूसरे वर्ग हो, इनके लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए। देश को यही आदमी चलाते हैं। अगर देश को चलाना है तो भैया इनका मनोबल ऊपर रखना पड़ेगा। अगर ये कह रहे हैं कि 4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा पड़ेगा और साथ में एरियर देंगे तो 9 लाख करोड़ रुपए तक चला जाएगा, तो सीधी सी बात है कि ज्यादा बढ़ोतरी नहीं, 4-5 हजार के करीब करीब ये रह जाएगी। 4-5 हजार क्या पता पूछे या नहीं भी पूछे, उससे भी नीचे रह जाए। अगर हम पहले पे कमीशन देखते हैं तो 7 पे कमीशन, उसमें भी 2,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो इसी तरह से इसमें होगी। अब तो ये कर्मचारी संगठनों के ऊपर है कि वो अपनी कर्मचारियों की बातों को सरकार के सामने कितनी मजबूती से रख सकते हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।